आइए संजय जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे आरती सिंह आंटी को। आरती आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जय गुरु। महाराज जी। अम, ये सत्संग की घड़ियां के मौके के लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जब जब हम अपने महाराज की उस्तत करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को याद करते हैं, हम और ब्लेस्ड फील करते हैं। हमें याद आती है बहुत बहुत बातें उनकी, उनकी कृपा की। अम, हम गुरुजी को 2004 में गुरुजी से मिले थे, लेकिन उनकी मेहरें उससे पहले से चल रही हैं। मैं पहले से शुरू करूंगी। महाराज को जब मैं नहीं जानती भी नहीं थी, तो मेरी शादी को अभी 1 महीना हुआ था, और मुझे एक बहुत मेजर सर्जरी में मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एक ओवरी, एक ट्यूब और निकाल दी थी, और दूसरी ओवरी और जो दूसरी ट्यूब बची थी उसमें कुछ भी नहीं बचा था। एंड डॉक्टरों ने बोल दिया था कि मेरे बच्चे कभी नहीं होंगे। एंड मेरे इन लॉज को भी बोल दिया था कि आप ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बनोगे। ऐसी बात सुन के कोई भी बहुत अपसेट हो जाते हैं। मैं भी बहुत अपसेट थी, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज मेरे साथ थे, जो मुझे शायद वो ही कुछ कहते थे शायद अंदर से, कि मैं हार नहीं मान रही थी, चाहे मेरे को कोई भी डॉक्टर ने जरा भी उम्मीद नहीं दी थी। सो एक अच्छी डॉक्टर मिल गई जब हम बॉम्बे गए, और उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि नहीं होगा, वो कहती मैं ट्राई कर सकती हूँ। और वो ट्रायल में महाराज की कृपा से, जिस मेरे अंदर जो आज भी कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, ठीक ठाक है ही नहीं, बट मेरा फर्स्ट बेबी, मेरा बेटा 4.5 साल के बाद आ गया। एंड दूसरा बच्चा अपने आप आया बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के। वो भी बेटा है। एंड अगर महाराज कहते तो वो जरूर कहते कि जा तेनू एक और मुंडा देता। और अभी उनकी और बहुत बातें ऐसे ध्यान आती है कि ये गुरुजी ही कर रहे थे, जो मुझे हमेशा संभाल रहे थे। बहुत कुछ है पहले पहले से, जहां मेरे को लगता था कि मेरे साथ कोई है जो मुझे देखते हैं, और मुझे कभी भी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम आती थी, पर वो एंड में सॉर्ट आउट हो जाती थी। जब 2004 आया, तो वही बेटे मेरे, एक क्लास 7 में था और एक क्लास 9 में था। और हमारे घर के पास, अभी ये कोइंसिडेंस, अब तब हम सोचते थे कि घर के पास ये एम्पायर एस्टेट है, और हम, मेरी सिस्टर इन लॉ जाती थी, एंड उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ एक लिविंग गुरु है, आप आके तो मिलो। तो हम चले गए, मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे, हम सारे इकट्ठे कभी शायद जाते थे और कभी नहीं, कभी 2-3 जाते थे। तो हमें डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हर एक को होती है, जिसके लिए महाराज के पास जाते हैं कोई मांग लेके। तो उस समय हमारा एक घर है चंडीगढ़ में, जो हमने बहुत पावरफुल लोगों को दे दिया था, जो पॉलिटिकली बहुत बहुत पावरफुल थे, और उन्होंने हमारा घर वापस नहीं देने का सोच लिया था। और इसके लिए मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। एंड बिल्कुल जैसे कहते हैं, उम्मीद ही नहीं थी कि वो घर हमें वापस मिलेगा। वो बहुत मेहनत कर रहे थे, हर हफ्ते जाते थे चंडीगढ़। जब मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के आगे मत्था टेका, तो गुरुजी महाराज ने पूछा कि तेनू की चाहिए सरदारा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरा घर चंडीगढ़ में ऐसे ऐसे फंसा हुआ है। तो महाराज ने ऐसे उनको हमारे सारे लेफ्ट एंड राइट जो नेबर्स हैं बताया कि लेफ्ट में ये रहते हैं, उसके बाद ये उनका घर है, उसके बाद उनका घर है, जैसे कि महाराज वो ही वहीं पर घूम रहे होते हैं। और ऐसे कहा कि आपको 2 महीने बाद आपका घर मिल जाएगा, तो जा तेनू तेरा घर 2 महीने बाद मिल जाएगा। तो उस समय नेचुरली इतना हम जानते नहीं थे गुरुजी को, तो इस बात को लाइटली ले लिया। लेकिन 2 महीने बाद उन लोगों से कोई गलती हुई पेपर वर्क में,
और उन्हें कोर्ट से ऑर्डर मिला कि आपको इनका घर अभी खाली करके देना ही पड़ेगा। सो जब वो घर भी आ गया तभी भी हमें समझ नहीं आई कि ये महाराज की ब्लेसिंग चल रही है। महाराज की हमने यही सोचा, मैंने भी और शायद फैमिली ने भी यही सोचा कि महाराज हेल्थ ब्लेस करते हैं, लेकिन महाराज आज जिसको हमें सबको ही पता है कि सब कुछ सब कुछ लायक है, हर हर कुछ देने के लायक है। मेरी मदर इन लॉ को ओपन हार्ट सर्जरी बोली थी डॉक्टर ने, उनकी वाल्व में प्रॉब्लम थी जो लीक होता था हार्ट में, और गुरुजी ने कहा कि नहीं कोई लोड नहीं है ऑपरेशन कराने दी। तो मम्मी बहुत खुश हो गए कि मुझे इस ऑपरेशन से अब छुटकारा मिल गया, अब कोई मुझे नहीं कहेगा फैमिली में। एंड उनको महाराज ने बिल्कुल अच्छा रखा लास्ट तक, और उसके बाद वो 8 साल बिल्कुल ठीक चलते रहे। एंड वो लास्ट मिनट तक भी उनको नहीं पता था कि मैं अभी मेरी डेथ होने वाली है, बिकॉज वो हम शादी पे गए थे और वहां उस शादी पे वो बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे, जैसे आखिरी दम तक मम्मी को जैसे बीमारी ही नहीं हुई, ना कोई तकलीफ आई। तो ये भी महाराज की बहुत बहुत ग्रेस थी। जो हमारा चंडीगढ़ का घर है उसके बाद हम 2 बारी और गलती करने वाले थे। अब जब महाराज नहीं है इसके बाद की बात है, पर महाराज देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब एक बार आपको ब्लेस किया तो वो लाइफ टाइम की ब्लेसिंग्स हो जाती हैं। मेरे दोनों बेटे स्कूल में थे तो शायद उन्होंने मेंटली महाराज से अपनी पढ़ाई मांगी होगी। एंड मैं जब जब गुरुजी महाराज के आगे मत्था टेकती थी, महाराज कहते थे जा तू ऐश कर। मुझे समझ नहीं थी कि महाराज ये मुझे एक स्पेशल ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैं सोचती थी गुरुजी सबको ये ब्लेसिंग देते हैं। तो आज मुझे पता लगता है, आज मुझे बहुत समझ आया कि वो ब्लेसिंग की क्या मीनिंग था, क्योंकि उस टाइम मेरी लाइफ इतनी इजी नहीं थी, और आज वो ही लाइफ इतनी अच्छी है कि मैं गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थकती, कभी नहीं, मतलब पल पल शुक्राना करती हूँ। एंड अभी जो मेरा बेटा था छोटा वाला एक्सक्यूज मी सॉरी, जो छोटा बेटा था उसकी थोड़ी सी पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे थोड़ी सी फिक्र रहती थी, और जब वो क्लास 10 में आया तो मुझे बहुत ही फिक्र हो गई। एंड मुझे शायद महाराज ने ही समझ दी, या मुझसे अपने आप महाराज की ब्लेसिंग ने ही मुझे ये समझ दी कि मेरे पास गुरुजी का एक कीचेन होता था प्लास्टिक का, जो अभी भी है। और जब ये क्लास 10 में पहुंचा तो मैं एक जल प्रसाद बनाती थी, 1 कप पानी में गुरुजी का ये कीचेन डाल के सुपनी साहब का पाठ करती थी और बेटे को पिला देती थी। ये किया, और वो बच्चा जो एवरेज था पढ़ाई में, वो आगे जाके मतलब वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया क्लास 10 में और फिर क्लास 12 में। और जो बच्चा इतना ऑर्डिनरी होता था उसको सब कहने लगे ये तो जीनियस है आपका बेटा। ये महाराज ने ही सब कुछ एकदम बदल दिया। एंड उसके बाद वो अपने मनपसंद के कॉलेज में उसको एडमिशन मिली, उसको स्कॉलरशिप्स मिली, और उसने उसके बाद पीएचडी भी करी, पोस्ट अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड एंड पीएचडी। अब दोनों बच्चों ने अच्छा, जब हम जाते थे गुरुजी के पास तो मेरे हस्बैंड को चरण सेवा भी मिली थी महाराज से। एंड बहुत अच्छे, मतलब हम इकट्ठे बैठ के जैसे 4 लोग खाना खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। शब्द जब बानी चलती थी तो वैसे ही मुझे शब्द बानी से बहुत प्यार था, और मुझे लगता था ये जगह बड़ी अच्छी है, यहाँ पर बड़ा पीस मिलता है। ये नहीं पता था हम किसके आगे बैठे और हमें कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही है जो आगे तक हमारे चलती रहेंगी। सो जब मेरे दोनों बेटे पढ़ रहे थे, और पढ़ के वो छोटे बेटे ने पीएचडी शुरू कर दी, बड़े बेटे ने पेरिस में 1 साल काम कर लिया, और दोनों कहते थे हम इंडिया में अब नहीं आएंगे। तो उस टाइम लगता था कि हम इनको रोक तो सकते नहीं, जो इनकी मर्जी है वो तो वही करेंगे।
तो मेरे हस्बैंड को जरा बुरा लगता था कि मेरी कंपनी कौन संभालेगा। ठीक है, फिर अगर ये नहीं आते तो मैं अपनी कंपनी बेच दूंगा। लेकिन महाराज की मर्जी कुछ और थी, जो बहुत अच्छी हमारी सोच से बहुत आगे थी। तो जब कोविड हुआ तो दोनों बेटे इंडिया आए, बिकॉज वहां पर सब लॉकडाउन चल रहे थे। ये जब यहाँ आए तो वो ऑफिस जाना शुरू किया। जब ऑफिस जाना शुरू किया, उनको समझ आई कि यहाँ पर हमारी कितनी जरूरत है, और उन्होंने दोनों ने कहा कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं पे अपनी कंपनी संभालेंगे। ये महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो जिसके कारण मेरे हस्बैंड अभी बहुत फ्री फील करते हैं। सो बड़ा शुक्र है महाराज का। एंड जब इन्होंने कंपनी ज्वाइन करी तो शुरू में इन्होंने देखा कि ये तो कंपनी में बहुत गड़बड़ी चल रही है, बिकॉज ये लोग को कंप्यूटर आते थे, समझ आती थी, और हमारी जनरेशन में हमें इन चीजों के बारे समझ नहीं है। तो मेरा बड़ा बेटा कहता था मेरे हस्बैंड को कि ये जो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसे नहीं बोलते बेटा, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन बेटे ने फिर दोनों मतलब सबके जो सारा डिपार्टमेंट है उनके कंप्यूटर्स ले लिए, फोन्स ले लिए, और पासवर्ड मांगे उनके, और दिखा दिया प्रूफ के साथ कि देखो ये क्या कर रहे हैं। ये तो कंपनी को पूरा खत्म कर रहे थे, एकदम क्लीन अप कर रहे थे, लॉसेस में चली जाती। तो अब ये बहुत बड़ा डर था, बहुत बड़ा डर था कि जिनके बारे जिन्होंने जिनको जो पकड़े गए हैं वो हमारे बारे कोई गलत शिकायत कर देंगे तो ये हम बहुत फंस जाएंगे। उन दिनों में बेटे बहुत डरे हुए थे कि अब इनका बदला हम पे आएगा। लेकिन महाराज की कृपा से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और बल्कि वो माफी मांगते थे। तो शुक्र है। और उसके बाद नया पूरा सिस्टम सेट किया, नए नए लोग रखे अकाउंट्स में, और सब कुछ ठीक ठाक लाइन पे आ गया। अब काम से ही रिलेटेड एक और प्रॉब्लम आई कि ऐसे था कि हमारी ट्रांसपोर्ट की का काम है, और बेटे ने वो देखा कि यहाँ पर भी चीटिंग हो रही है। वो चक्कर कम लगाते हैं और डीजल ज्यादा लिखवाते हैं। तो वो कहता है कि मैं ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों से, डिसऑनेस्ट लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता, मैं इन सबको निकाल दूंगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मत करो ऐसे, सारे ट्रक खड़े हो जाएंगे। लेकिन महाराज की कृपा से नए ड्राइवर सब मिल गए। अब क्या हुआ, एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि एक दिन रात को मेरा बेटा कहता है एक ट्रक हमारा गुम गया है, मैं जा रहा हूँ, मैं 3-4 अपने ऑफिस के आदमी लेके जा रहा हूँ ट्रक ढूंढने। तो मैंने कहा ठीक है, बिकॉज ये चीज हम एज ट्रांसपोर्टर्स बहुत देख चुके हैं। रात को 2 बजे मैसेज आया कि वो ट्रक मिल गया है, तो हम सो गए आराम से। अब सुबह उठ के मेरे हस्बैंड बहुत बहुत नाराज थे कि ये देखो क्या हुआ है। वो जो नया ड्राइवर एक रखा था, उसने तो ट्रक में ड्रग्स भर दिए रोक के रास्ते में। तो नेचुरली ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, इससे हम सब जेल में जा सकते थे और पूरी कंपनी बंद हो जाती। लेकिन महाराज ने कभी कभी अपने बच्चों को फंसने नहीं दिया। सबसे पहला काम, जो सबसे पहली कृपा ये हुई कि जिस ड्राइवर ने ये गलत काम किया था, उसने एडमिट किया कि ये मैंने ही डाला है, इनका इसमें कोई काम, इनका कोई रोल नहीं है, इनका हाथ नहीं है। तो ये पहली ब्लेसिंग थी। और दूसरी ब्लेसिंग ये थी कि जब अखबार में न्यूज आई इसके बारे, तो कंपनी का नाम नहीं आया। वो सेकंड ब्लेसिंग थी। थर्ड ब्लेसिंग ये थी कि जिन्होंने मतलब इनके एक फ्रेंड्स हैं जिनके समधी वहां रहते थे हिसार में, उन्होंने इतनी हेल्प करी, उन्होंने अच्छे लॉयर, अच्छे पुलिस मैन से मिलाया, और वो केस को बहुत इजीली स्मूथली फिनिश कराया। अब जिसका माल था उस ट्रक में, ड्राई फ्रूट था, वो भी गुरुजी महाराज की संगत थी।
और जो हमारी फैमिली, हम भी गुरुजी के संगत है, तो महाराज ने उन पे भी कृपा करी कि उनको उनका सामान मिल गया, हमें हमारा ट्रक मिल गया और कोई परेशानी नहीं आने दी। सो ये है, ये तो ग्रेस है ही। अब इसके साथ और बहुत सारी चीजें थी। जिन दिनों में मैं गुरुजी के पास जाती थी, और महाराज थे, तो वहां मतलब हम देखते थे आसपास के कितनी ग्रेस हो रही है सब पे। अब एक परिवार था जो हमारे मतलब वो हमारे बिजनेस से ही कनेक्टेड थे, मैनेजर ऑफ एक ब्रांच थे। तो उनका बेटा अभी 8 साल का था, और वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसके सारे नर्व्स डेड हो गए। कोई ऐसी रेयर डिजीज है, मेरे को उसका नाम नहीं याद आता, जो वर्ल्ड में पता नहीं बहुत ही थोड़े लोगों को बाय चांस होती है। तो उसका उनका बेटा पहले आईसीयू में गया, उसके बाद वेंटिलेटर पे चला गया, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया और बोला अपनी फैमिली सबको बुला लो, हमारे बस का नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, और अब आप मतलब आप एज पेरेंट्स आप प्रिपेयर हो जाओ। अब वो जो फादर था बेटे का, उसकी चाची गुरुजी की बहुत बड़ी डिवोटी थी। तो वो लेडी ने गुरुजी के पास जाके अरदास की कि प्लीज आप मेरे नेफ्यू को ठीक कर दो। तो इधर से उसने अरदास करी, और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जो बच्चे की फिजियोथेरेपी करती थी, वो गुरुजी की डिवोटी भी थी। उन्होंने बोला कि आप इस बच्चे के पिलो के नीचे, तकिए के नीचे गुरुजी का एक छोटे सा स्वरूप रख दो, और उन्होंने रखवा दिया। तो उन्होंने भी रखा, उन्होंने सोचा कि इसमें कोई हर्ज तो है नहीं, हम देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन जैसे वो स्वरूप रखा, अगले दिन वो बच्चे का वेंटिलेटर उतर गया, वो धीरे धीरे ठीक हो गया, और वो घर गया। वो बास्केटबॉल, जिसकी सारे नर्व्स डेड थे, वो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन बना, और आज वो अपने पैरों पे खड़ा होके ब्रैम्पटन में काम कर रहा है। और माँ बाप बहुत खुश हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंटली अपना सेटल्ड हो गया है। इसी तरीके एक और कपल मुझे मिला जिनको मैं जानती थी। तो मैं उनको पूछा कि मैंने उनको बड़े मंदिर में देखा और पूछा, आप यहाँ कैसे आए हो, आपके ऊपर कोई ग्रेस हुई है गुरुजी की? तो वो कहते हैं कि जो हमारे साथ ये लड़की चल रही है, ये 12 साल की लड़की थी। तो वो कहते हैं ये डॉक्टर ने पूरा जवाब दे दिया था, इसके सारे ऑर्गन्स डेड हो गए थे, और ये बेड पे ही थी, एंड बिल्कुल कुछ नहीं, हम ही इसको सब कुछ बेड पे ही इसका करते थे, देखते थे। तो किसी ने उनको कहा कि आप जाइए, या बड़े मंदिर, ये छोटे मंदिर, ये एम्पायर स्टेट गुरुजी बैठते हैं। जब वो वहां गए तो महाराज गुरुजी ने उनको कहा कि आप जपजी साहब का पाठ करो। अब वो सरदार कपल था, उनके लिए ये काम बहुत इजी था। वो घर गए, उन्होंने एक बार ही अभी जपजी साहब का पाठ पढ़ा था, और वो बेटी जो 6 महीने से बेड से नहीं हिली थी, वो अपने आप उठ के बाथरूम गई, और उसके बाद ठीक होते होते वो माँ बाप के साथ चल के अब वो बड़े मंदिर एज अ नॉर्मल चाइल्ड आ रही जा रही थी। ये चीजें मैं देख रही थी। मुझे पता था कि गुरुजी एक महापुरुष हैं, बट मैंने कभी भी नहीं समझा या जाना कि ये शिवजी है, ये महाशिव है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे कहती थी, पर मैं सोचती थी कि मैं लोगों की बातों में नहीं आऊंगी, जब मुझे विश्वास होगा और मुझे एक्सपीरियंसेस होंगे, अगर होंगे तब मैं मानूंगी, बिकॉज लोग तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी कह सकते हैं। सो मेरे को महाराज ने एक एक चीज, जो मेरे माइंड में कभी भी कोई डाउट आता था, सब कुछ दिखाया कि ये लोगों के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। मेरी ग्रेस जो है, जो लोग कहते हैं, वो सच्ची है और सब पे है। सो मैं ऐसे ही एक बार ही सोचा, जब मैं बड़े मंदिर से वापस आ रही थी,
मैंने सोचा फ्रेग्रेंस तो मुझे कभी नहीं आई, लोग कहते हैं बड़ी फ्रेग्रेंस आती है। जब अपने घर पहुंची उस दिन रात को, तो पूरा घर खुशबू से इतना भरा हुआ था कि वो भी मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को वो भी एक्सपीरियंस हुआ। एंड जब एक बारी बड़े मंदिर गए थे, तब गुरुजी नहीं थे, अपने बॉडी में नहीं थे, तो जो झूला है, झूले के पीछे जो शीशा है, उस पे पूरे गुरुजी की का फेस बन गया था, ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर पिक्चर की तरह। लोगों ने फोटो भी ली, लेकिन मैंने फोटो नहीं ली जो लेनी चाहिए थी। एंड ऐसे इतनी चीजें देखी। आज कोई चीज देखने की इच्छा नहीं है, बिकॉज आज इतना विश्वास है, बिकॉज हर चीज में गुरुजी की मेहर नजर आती है, हर चीज में विश्वास है कि वो साथ ही है। तो वो हम प्रूफ ना मांगते हैं, ना ना वो प्रूफ के पीछे भागते हैं। तो एंड अब मैं थोड़ा आगे जाती हूँ। 2019 में जैसे मेरा विश्वास बना, वो इतना बन गया कि उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कुछ और या किसी और को कोई भी और चीज में विश्वास नहीं रह गया। मतलब जितना गुरुजी पे आ गया तो सब कुछ यही बन गए, वन एंड मतलब वन एंड ऑल। तो 2019 में मैं गई थी सैन डिएगो। वहां पर मुझे एक गुरुजी की संगत आई थी न्यूयॉर्क से, वो भी एक गेस्ट ही थी उस शादी पे। जब वो वहां आई तो वो हमेशा गुरुजी की बातें करती थी। तो मैं सोचती थी ये मेरे से इतनी सारी बातें गुरुजी की क्यों कर रही है, और वो मुझे कहती थी यू आर गुरु, यू आर माई गुरु बहन। तो मैंने सोचा कि शायद इसको कुछ लगता हो जो बोल रही है, बोलने दो। अब उन दिनों में मैं किसी एक बात से बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, इतनी ज्यादा इमोशनली डाउन थी कि रात को एज अ मेडिसिन मैं पूरी रात पाठ सुनती थी या शब्द सुनती थी, और तब मुझे नींद आती थी। पूरी पूरी रात मेरे कान में ईयरफोन्स रहते थे और इसी तरीके मुझे नींद आती थी। अब उन दिनों में फर्स्ट टाइम गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे लंगर खिलाया। मुझे नहीं पता था कि जब महाराज ऐसे ड्रीम में आते हैं तो ये ड्रीम ही नहीं होता, ये महाराज खुद आते हैं। एंड सच्ची में जब मैंने वो लंगर खाया अपने सपने में, तो मेरे जो मुझे चीज दुख दुख दे रही थी, वो चीज ऐसी भूल गई जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब मैं इंडिया वापस आई 1 महीने के बाद, तब वही चीजें वापस मेरे सामने नजर आने लगी, मुझे वही चीजें मुझे फिर दुख देने लगी। उस समय महाराज मेरे सपने में दोबारा आए। सेकेंड टाइम इस बारी मैं बड़े मंदिर में बैठी थी और महाराज मेरी पीठ पे हाथ फेर के मेरे को चाय प्रसाद पिला रहे थे। तो ये दो टाइम मुझे महाराज की जब बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, तब महाराज आए और उन्होंने मुझे संभाला। उसके बाद एक बारी और ऐसे हुआ कि मैं जैसे नॉर्मल चल रहे होते हैं वैसे ही रात को डिनर खा के सो गई। और जब मैं सोई तो आधी रात मैं पसीने से भीग गई पूरी की पूरी। कोई बुखार नहीं था, कुछ नहीं था, मगर एकदम जोर से, मतलब एकदम ज्यादा पसीना आ गया। एंड महाराज मेरे सपने में आके कहते हैं जा मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। अब आप देखो कि 3-4 महीने पहले एक पुरानी संगत जो गुरुजी से बहुत ज्यादा क्लोज थी, वो अपना सत्संग सुना रही थी। तो वो आंटी कहती है कि जब गुरुजी थे तो उन्होंने मुझे कहा कि तू चल, मैं तेरा ऑपरेशन करना है। तो उनको अपने वो ऑपरेशन रूम में ले गए और वो कहते हैं कि मेरे पे पान के पत्ते रखे। पान के पत्ते रखने के बाद कहती है मुझे इतना पसीना आया, मैं भीग गई। और गुरुजी ने किया कि जा मैं तेरा ऑपरेशन कर देता।
उस दिन मैंने सोचा माय गॉड, इतने सालों के बाद आज मुझे 5 साल के बाद मुझे फिर वही चीज एग्जैक्टली वही बात सुनने को मिली। इसका मतलब ये कोई छोटी बात नहीं थी। महाराज ने कोई बड़ी सर्जरी करी है, जो तब भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। हम सब पे उनकी ब्लेसिंग वैसे ही चल रही है। फिर उसके बाद ये जब ये हो गया, फिर उसी टाइम पे मैं आपको ये इसलिए 2019 की बातें बता रही हूँ बिकॉज बैक टू बैक इतनी सारी चीजें हो रही थी, जैसे कि महाराज ने ठान ली थी कि अब इसको मैंने कहीं जाने नहीं देना, अब ये मेरी संगत बन के ही रहेगी। सो ऐसे ही जो लड़की मुझे वहां मिली थी सैन डिएगो में, जब मैं इंडिया आई तो वो मुझे जूम के लिंक्स भेजने शुरू कर दिए उसने, और मैं वो जूम लिंक्स पे क्लिक करके जो रोज एक सत्संग होता था लॉकडाउन के दिनों में मैं सुनती थी। तो मुझे उसी टाइम एक मैसेज आता है, तो वो लड़की पूछती है मुझे मैसेज में कि आपके पास शिव पुराण है? तो मैंने कहा नहीं है। अब मैंने सोचा ये लड़की ऑस्ट्रेलिया में है तो ये वहां से क्या कर लेगी, तो वो कहती है अपना एड्रेस दे दो। मैंने दे दिया। अब तीसरे दिन के बाद शिवपुराण घर आ गई, वो भी हिंदी में। मैं शिवपुराण को देख के मैं घबरा गई। मैंने कहा अब ये तो मुझे पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज जब घर आई है तो मैं इसको ऐसे ही साइड पे नहीं रख सकती, तो मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगले दिन, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि मैंने जब जूम में अगला सत्संग सुना, तो एक अंकल थे, वो सुना रहे थे कि जिनको हिंदी पढ़ने में मुश्किल है वो शिव पुराण को वो पेज खोल के साथ ही यूट्यूब में हिंदी में सुन सकते हैं। और वैसे ही करते करते आज मेरी 4th रीडिंग शुरू हो गई। ये भी महाराज की कृपा है। अब उसके बाद एक दिन मेरा बेटा छोटा वाला, जो अभी आया ही था बाहर से, तो वो अपने सर्टिफिकेट्स संभाल रहा था एक दिन रात को बैठ के। और जब वो ये काम कर रहा था तो मेरे हस्बैंड ने आके उसको कुछ पैसे दिए, तो इसने जल्दी से अपने ब्रीफकेस में डाल दिए। अब शाम को कहता है कि मैंने ब्रीफकेस में पैसे डाले थे पर उसमें अब मुझे नहीं दिख रहे हैं ही नहीं। तो मैंने कहा कि बेटा अगर आप कमरे से तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं निकले तो फिर वो कहाँ गए? तो कहता है पता नहीं, मेरे को मिल नहीं रहे। तो हमने फिर ऐसे सोचा कि पूरा कमरा चेक कर लेते। सारा कमरा हमने खाली करके छान दिया पूरा, लेकिन नहीं मिला। वो ब्रीफकेस जिसमें उसको शक था कि मैंने इसमें डाले हैं, उस ब्रीफकेस को तो हमने कितनी बार उल्टा करके चेक कर लिया, नहीं मिले। अब हफ्ता निकल गया, हमें पता था ना ये पैसे चोरी हुए हैं ना ये गुमे, पर ये कैसे कहाँ चले गए। सो मैंने फर्स्ट टाइम महाराज के स्वरूप के आगे अरदास की और मैंने कहा गुरुजी, बेटा बहुत परेशान है, आप बता दो, आप हेल्प कर दो ना, वो कि वो पैसे कहाँ चले गए। तो 10 मिनट के बाद वो ही पैसे उस ब्रीफकेस के अंदर मिले, जिसको हमने कितनी बार मैंने खुद अपने हाथों से खाली करके चेक किया था। यही है महाराज की ग्रेस के कैसे कर लेते हैं और परेशान तो होने ही नहीं देते। एंड जिन दिनों में हम जाते थे, हाँ मेरे को एक बड़ी अच्छी एक ब्लेसिंग याद आई है। मेरी एक सिस्टर इन लॉ जो पूना में है, वो दिल्ली आई थी। तो दीदी कहती है कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो मैंने दीदी को कहा दीदी 12 बजे हैं और 12 बजे मंदिर खुला नहीं होता। उन दिनों में मंडे को 5 बजे शाम को खुलता था। तो मैंने कहा दीदी रुक जाओ, हम शाम को जाएंगे। वो कहते नहीं अभी ही चलो। तो मैंने कहा हम बाहर गेट से वापस आ जाएंगे फिर। कहती ठीक है। अब महाराज की ग्रेस देखो कि जब हम गए तो हम वहां पर बाहर से मत्था टेक रहे थे, तो एक लेडी आई और वो कहती है कि आप दोनों, हमारे 2 लेडीज नहीं आई हैं जिन्होंने लंगर बनाना था और आप 2 हेल्प कर सकते हो। तो हम तो इतने खुश हो गए कि हमें लंगर बनाने की
सेवा मिल गई। तो महाराज का शुक्र है। अब इसी तरह से जब दीदी गुरुजी के पास, यही दीदी पूना वाली जो फर्स्ट टाइम महाराज के पास गई थी, तो आज्ञा लेके घर आने लगी, तो महाराज ने उनको बिठा दिया और बोला बैठ जा। तो जब वो बैठी तो थोड़ी देर के बाद महाराज ने अपना हाथ ऊपर किया और डिवाइन प्रसाद लड्डू निकाल के उनको दिया और बाकी सबको भी दिया। अब देखो हमारी ना समझी दीदी ने तो वो लड्डू घर भी लेके आए, हम सब ने खाया भी। अब लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने कितनी बड़ी ब्लेसिंग हमें ऐसे ही मिल गई घर बैठे। तो ऐसे ही एक दिन नहीं, 2 बारी मुझे मेरी एल्डर सिस्टर इन लॉ के साथ जाना मिला। वो उनको मिलती थी शिव मूर्ति की सेवा, तो मैं उनके साथ गई, तो मुझे भी ये सेवा 2 बारी मिली। ये भी महाराज का शुक्राना, क्योंकि जिन दिनों में ये सब ब्लेसिंग्स चल रही थी मुझे नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी ग्रेस हो रही है। ऐसे ही और एक बड़ी अच्छी बात है कि दीदी के साथ महाराज ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग करी थी। और दीदी ने मेरे को बताया था कि देखो क्या हुआ है मेरे साथ। अब ये बात उनकी बड़ी पर्सनल थी और महाराज को पता था कि ये बात पर्सनल बात है, तो उन्होंने कहा कि एनु कह के अपना सत्संग लिख के दे, एनवेलप विच पा के रोमा आंटी नु दे दो। तो अब दीदी नेक्स्ट डे कहीं दिल्ली से बाहर जा रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको अपना सारा सत्संग सुनाती हूँ और आप लिखो ये सत्संग मेरे लिए। और गुरुजी ने बोला कि नीचे अनोनिमस लिख देना। तो मेरे को इस बात की खुशी है कि वो सत्संग मैंने दीदी के लिए लिखा जो अभी भी लाइट ऑफ डिविनिटी में है। एंड ऐसे सुना है कि गुरुजी वो सारे सत्संग पढ़ते थे एक बारी जब बिफोर वो पब्लिश हुआ। तो शुक्राना इस बात का भी। अभी रिसेंटली की एक बात है, रिसेंटली मतलब 3-4 साल पहले की। तो हम इकट्ठे बैठे थे, मेरी सिस्टर इन लॉ और मैं, वही कोविड के ही दिन चल रहे थे। तो मैंने दीदी को कुछ अपनी एक पेंटिंग दिखाई ऐसे फोन पे। तो दीदी कहते हैं कि अरे पेंटिंग से मेरे को याद आया, मैंने तुम्हें कुछ देना है। सो मैंने कहा क्या दे रहे हो? तो वो अंदर गए अपने रूम में और उन्होंने 3 पेंट ब्रश मुझे दिए। अब ये वो पेंट ब्रश थे जो दीदी यूज करते थे शिव मूर्ति की सफाई करने में। तो मेरी 2 फ्रेंड्स और हैं जो संगत हैं और जो आर्टिस्ट हैं, और मैंने एक एक उनको दे दिया, एक मैंने रख लिया। ये भी महाराज की ब्लेसिंग है। अब मेरे हस्बैंड के ना एक थोड़ा मेजर ऑपरेशन था, आई सर्जरी। तो हम चंडीगढ़ गए वो सर्जरी कराने। तो जब हम वहां गए तो मेरे को दीदी का फोन आता है दिल्ली से कि क्या आपने बताया है किसी को कि इनकी सर्जरी है? तो मैंने कहा नहीं नहीं मैंने तो नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि मुझे ना एक मैसेज आया है किसी का बड़े मंदिर से कि आपकी सिस्टर इन लॉ के लिए प्रसाद भेजना है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहती मैंने सारा दिन ना वो मैसेज नहीं देखा, मेरे घर में सत्संग था, तो मैं मंगवा लूं। मैंने कहा हाँ प्लीज, अगर वो कह रहे हैं तो दे दो, ले लो, मैं आके ले लूंगी। तो दीदी कहते हैं मैं ना 2 दिन बाद चंडीगढ़ आ रही हूँ। सो महाराज ने कैसे वो प्रसाद बड़े मंदिर से हमें चंडीगढ़ तक पहुंचाया। एंड ये भी मतलब ये ग्रेस है। ऐसे ही दिवाली के टाइम मुझे एक लड्डू का बॉक्स भरा हुआ फुल बड़े मंदिर से मिला। जब मिला तो नेचुरली सबको तो पहले बांटा और बाकी मैंने सोचा कि अब तो हम इसका एक एक दाना रोज खाएंगे और जितनी देर चलता चलने देंगे। और 1 साल वो डब्बा, मतलब वो जो लड्डू की जो बूंदी थी वो फ्रेश थी, हमने 1 साल पूरा खाया।
तो ये छोटी छोटी है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। अब एक दिन और एक ऐसे ही एक इंसिडेंट और बताती हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ का फोन आया कि आप तैयार हो जाओ, मैं ना आपको 2 बजे लेने आऊंगी और हम दोनों बड़े मंदिर जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैं तैयार होके वेट कर रही थी, तो वो कहती है आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ सकती, मेरा कुछ ऐसे काम पड़ गया है। और वो बहुत अपॉलोजेटिक थी कि मैं नहीं आ सकती, सॉरी सॉरी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया कि मैं तुम्हें ले जाती हूँ, मैं जा रही हूँ, तुमने चलना है। मैंने कहा हाँ चलते हैं। उसका भी फोन आ गया कि अब मैं नहीं आ रही। तो थोड़ा सा तो डिसअपॉइंट मैं हो गई, और उसके बाद मैं सो गई। अब ये दोपहर को उस दिन मैं जब सोई हूं तो आई डोंट नो ये बात कि बड़े मंदिर जहां जो आज है उसके पहले कैसे था, क्या था, किस युग में क्या था। बट उस दिन मेरे ड्रीम में मैंने बड़े मंदिर में पर डिफरेंट देखा। जैसे शिवलिंग है और पानी पानी है और बहुत बहुत प्राचीन मंदिर है जैसे। सो शुक्राना महाराज कि आपने फिर भी बुला लिया। चाहे मेरे को मैं नहीं जा सकी उस दिन, मगर आपने बुला लिया। अब अब मेरी जब ग्रैंड डॉटर ने पैदा होना था, ये अभी 2.5 साल की है, तो उस टाइम मेरी डॉटर इन लॉ हाँ, मेरी डॉटर इन लॉ ने जब हमें बताया, उससे पहले लाइट ऑफ डिविनिटी में रोज खोलती थी, तो उसमें गुरुजी ने बता दिया आई एम गोइंग टू गिव यू अ बेबी। तो मेरे को लगा कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं है। बट थोड़े दिनों बाद ही मुझे पता लगा कि मेरी ग्रैंड डॉटर आने वाली है। तो महाराज उसी मैसेज में, ये उसी लाइट ऑफ डिविनिटी के पेज में साथ में लिखा था बट डोंट टेल एनीवन। सो मैंने किसी को नहीं बताया और मैं चुप रही। एंड वो जब बेबी आई तो बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन 1 महीने के बाद उसको बहुत बहुत ही सिवियर जॉन्डिस हो गया। उसका बेली रिबन बहुत हाई था। और मैं जब उसको मिली हूं तो वो ऐसे थी जैसे हल्दी से लिपटा हुआ बच्चा होता है। तो मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हुई, बिकॉज मैंने जब डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कहा ये बहुत हाई है और आपको जल्दी इसको ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज ये केस अगर मतलब इस केस में बच्चे के माइलस्टोन्स बहुत स्लो हो जाते हैं। तो मैंने एक संगत को फोन किया जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी। उन्होंने यही कहा कि आप एक काम करो, मैं आपको एक प्लेलिस्ट भेजती हूँ और आप गुरुजी के साथ बैठ के संगत करो। अब मैं गुरुजी के साथ जब बैठी और संगत कर रही थी, जस्ट मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक नमकीन बिस्किट, मीठे बिस्किट, चाय प्रसाद एंड थोड़े सी फ्रूट्स मैंने महाराज के आगे रख दिए। जब मैंने वो सत्संग प्लेलिस्ट लगाई तो मेरा इतना ध्यान गुरुजी के साथ उस दिन जुड़ा था। एंड वो जो स्वरूप गुरुजी का था वो बिल्कुल येलो हो गया। तो मैंने सोचा कि ये मैं सोच रही हूँ, ये मेरी आंख देख रही है कि ये सच्ची में हुआ। तो थोड़ी देर के बाद एक मैसेज आया फोन पे, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मेरे ध्यान में आया कि मैंने इनका कोई सत्संग सुना नहीं है, पर मुझे पता है शायद ये संगत है। तो मैंने कहा कि चलो ये सत्संग के बाद इनका मैं सुनूंगी, इनका क्या सत्संग है। तो जब वो 1 घंटे की प्लेलिस्ट, नहीं, 2 पौने 2 घंटे की प्लेलिस्ट खत्म हुई तो महाराज की जो येलो स्वरूप हो गया था वो वापस पिंक हो गया। एंड जब मैंने वो मैसेज यूट्यूब में खोला, वो उनका सत्संग खोला, तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने कहा कि जब मैं गुरुजी के पास पहली बार गया, मेरा बेली रूबन बहुत हाई था और
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मेरी तो जान खतरे में थी। और मैंने जैसे गुरुजी के आगे मत्था टेका, गुरुजी ने कहा जा तेनू ठीक कर देता। तो मुझे मेरा मैसेज मिल गया कि गुरुजी मुझे क्यों ये सुना रहे हैं। इसीलिए सुना रहे हैं क्योंकि वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं। एंड वही दिन, उसी दिन जब बच्चे डॉक्टर पास लेके जा रहे थे बेबी को, तो डॉक्टर ने बोला कि शी इज लुकिंग मच बेटर, और बेबी आपकी अभी मैं आज इनका ब्लड टेस्ट, इसका बच्चे का ब्लड टेस्ट नहीं लूंगी। और धीरे धीरे वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। एंड क्लियरली अगर गुरुजी आपसे बात नहीं कर सकते मगर आपको कितने तरीकों से आपसे कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो तो अभी और समझ आती है कि वो आपको कभी भी मतलब आपको कंफ्यूज नहीं छोड़ते, आपको क्लियरली दिखा देते हैं। सो देन हाँ, जिन दिनों में मेरा ये कोविड था, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जिन दिनों में कोविड था तो मेरे बेटे को वीजा चाहिए था जर्मनी जाने के लिए अपनी वाइफ को मिलने। अब सारे वीजा काउंसलेट सब बंद थे, बिल्कुल बंद थे। तो उसको जाना था, तो इसको इसने कोई लेटर लिखी टू द काउंसिल जनरल। तो उन्होंने इसको बुला लिया और इसको वीजा भी मिल गया, जो कभी देते ही नहीं थे, वीजा भी मिल गया। और जब मेरे बड़े बेटे ने छोटे बेटे को बोला आप जाके मेरा वीजा ले आओ, अब ये कभी नहीं हो सकता कि कोई और चला जाए तुम्हारी जगह में, बिकॉज वो पूरे चेक करते हैं कि आप कौन हो और आप कौन हो। तो उन्होंने जैसे इसको देखा ही नहीं, अंदर जाने दिया और वो जाके भी वापस आ गया। सो हमने उस टाइम देखा कि कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, जहां महाराज की ब्लेसिंग चल रही होती है तो कोई चीज, जैसे कोई भी सुनता था तो वो मेरा वीजा एजेंट भी कहता आप जो कह रहे हो ये कभी हो ही नहीं सकता, आपने किया कैसे ये। मैंने कहा पता नहीं, मैंने उनको तो क्या बताना था कि महाराज कुछ भी कर सकते हैं। सो अब रिसेंटली की एक बात है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो उसमें ये हुआ कि मैं लास्ट टू लास्ट मंडे बड़े मंदिर गई थी। तो बड़े मंदिर में गई तो वहां देखा कि एक लेडी फेंट हो रही है। तो ऐसे लगा, दूर से ऐसे ही लगा जैसे कोई गिर गई है। जब हमारी लाइन पास में गई तो मैंने उसको देखते ही मैंने बोला, मैंने कहा ये तो फेंट तो नहीं हुई है, इसके अंदर कोई स्पिरिट है जो इसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल रहा है। फिर मैंने अपने आप को सोचा, मैंने कहा मैंने कैसे इतना बड़ा कंक्लूजन कैसे निकाल लिया। मुझे थोड़ी पता इन चीजों के बारे, बट मुझे पता नहीं क्यों ये दिमाग में बात बड़ी क्लियरली आ गई कि इसके अंदर कोई स्पिरिट था, ये अंदर आई है बड़े मंदिर के, और वो स्पिरिट अब नहीं अंदर रह सकती। अगले दिन जब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोली ट्यूसडे मॉर्निंग, तो एक पेज खुला, पेज 239, उसमें यही सत्संग लिखा था कि एक लेडी बड़े मंदिर गई, उसके अंदर एक स्पिरिट था, जो वो स्पिरिट निकल गया और वो लेडी ठीक हो गई। तो गुरुजी ने इमीडिएटली वैलिडेट किया कि ये इमेजिनेशन नहीं है, ये सच्ची है। ऐसे ही एक बारी महाराज ने और मैसेज कितना क्लियरली दिया था थ्रू लाइट ऑफ डिविनिटी। एक लेडी थी, उसकी जो एक सिंगल मदर है, तो उसकी बेटी, ये एटलीस्ट 15 साल पुरानी बात होगी, उसकी बेटी जब बाहर जा रही थी, उसको 100% स्कॉलरशिप मिली थी, एंड उसको एडमिशन की ये कंडीशन थी कि ये बच्चा एनोरेक्सिक है, मतलब उसके वेट बहुत ही कम था, 45 किलोज था, और इसको 5 किलो अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा, तब हम इसको एडमिशन देंगे अमेरिका में। तो मैं बड़े मंदिर गई उस टाइम, और मैंने गुरुजी महाराज के आगे अरदास की कि महाराज प्लीज हेल्प कर दो कि बच्चे का थोड़ा वेट पुट ऑन हो जाए। तो जब मैं घर आई तो मैंने सोचा महाराज सुनते हैं, मुझे कैसे पता है कि महाराज सुनते हैं। तो
जब लाइट ऑफ डिविनिटी खोली तो मैंने जो फर्स्ट लाइन पढ़ी जिस पेज में, गर्ल पुट्स ऑन वेट, और फिर उसके नीचे वो सत्संग लिखा था, और मैं समझ गई कि महाराज ने मेरी अरदास सुन ली और वो बच्चा वेट पुट ऑन करके बाहर गया। वो पढ़ के उसने फिल्म मेकिंग में कोर्स करना था और वो आज अवार्ड्स जीतती है वहां पर, एकेडमी अवार्ड्स अपनी फिल्म मेकिंग के। सो ऐसे सुनते हैं महाराज। और फिर और एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ कि महाराज कहीं भी किसी को भी कभी भी अकेले नहीं छोड़ते। तो मेरे दोनों बेटे बॉम्बे से आगे कहीं कोई माथेरान के आगे कोई कहीं चढ़ाई, मतलब वो माउंटेनियरिंग के लिए चले गए। अब वहां पर जब वो ऊपर चढ़ गए तो वहां पर कोई नेटवर्क नहीं था और इनको नीचे आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी कि अब क्या रास्ते से नीचे पहुंचे। अब महाराज तो आपको छोड़ते नहीं है अकेले, उनकी नजर हमेशा रहती है। तो एक ब्लैक डॉग आया और कहां से आया ये नहीं पता, पर वो ऊपर से नीचे पूरे रास्ते उनको रास्ता दिखा दिखा के जब तक ये नीचे नहीं आए साथ साथ रहा। बाद में मुझे एक संगत ने कहा कि जो ब्लैक डॉग होते हैं वो शिवजी के परमर्थ गण होते हैं। सो वो बात मुझे कितने साल बाद पता लगी। सो कई चीजें हैं जो महाराज आपको कितने साल बाद में भी वही जवाब दिखा देते हैं। एंड फिर एक बार हम स्विट्जरलैंड में थे और मेरे हस्बैंड चलने से पहले, इंडिया से चलने से पहले उन्होंने अपना कोविड टेस्ट कराया, बिकॉज उन दिनों में कोविड हो रहा था सबको, लेकिन इनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। तो जब वो कोविड टेस्ट नेगेटिव आया तो हमने आराम से अपनी फ्लाइट पकड़ी और चले गए। लेकिन उनको कोविड शायद था, बिकॉज वहां जाके ये काफी बीमार थे। ये जब काफी बीमार थे तो ये एक दिन ट्रेन में बैठे थे, हम दोनों आमने सामने बैठे थे और सडनली ये इनको ना शिवरिंग का बहुत जबरदस्त अटैक जैसे होता है, जैसे बुखार चढ़ने के टाइम होता है। तो मैंने फटाफट इनके पॉकेट में गुरुजी का एक स्वरूप डाला और मेरे पास जो डिवाइन प्रसाद था वो मैंने इनको चटाया। एंड इमीडिएटली मेरे ख्याल से कोई दवाई नहीं बनी जो इतनी जल्दी किसी को ठीक करते, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बाद वो कोविड था या नहीं था वी डोंट नो, मगर वो ठीक हो गए। सो एक तो ये था। अच्छा, मैं अभी आज एक नया एक सत्संग सुनाऊंगी जो मैं थोड़ा कम ही बताती हूँ, बट समहाउ मेरे को याद आ रहा है कि मेरी जब मम्मी 2 साल पहले गुरुजी की कृपा से हमेशा ठीक ही रहती थी, लेकिन 15 दिन खाली गुरुजी ने उनको सफरिंग दी। तो और मुझे भी उनके पास बॉम्बे जाके उनकी सेवा करने का मौका मिला। लेकिन वो 15 दिन बहुत भारी थे मेरे लिए, बिकॉज जो बीमार होता है वो तो बीमार होता है, जो उनका ध्यान रखता है वो भी बहुत मतलब उसकी भी हालत खराब हो जाती है। सो मेरी मम्मी की जब हालत खराब हो गई तो इतनी खराब हो गई कि हम ही गुरुजी से अरदास करने लगे कि महाराज अब ऐसी सफरिंग नहीं और नहीं देना, बिकॉज डॉक्टर्स ने बोला था कि ये जो इनकी हालत है ये 6 महीने 6 दिन 6 हफ्ते या 6 साल कितनी भी देर चल सकती हमें नहीं पता। अब मैं उनको देख के मैंने सोचा मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरे मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैं वापस दिल्ली आ गई और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आप चले जाओ, आप थोड़े दिन आप देख लो। अब मैं आई हूं सिर्फ 3-4 दिन के लिए। अब वो 3-4 दिनों में महाराज ने मुझे, एक मंडे आया था बीच में, महाराज ने मुझे उस दिन सारा दिन सिर्फ लंगर खिलाया, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी पूना से, वो कहती है कि चलो बड़े मंदिर, तो हम चले गए।
दोपहर का हमने वहीं पर लंगर खाया। उसके बाद किसी के घर में सत्संग था, वहां पर लंगर खाया। उसके बाद शाम को हम दोबारा बड़े मंदिर गए और दोबारा लंगर ही खाया। सो महाराज मुझे ताकत दे रहे थे, मुझे स्ट्रेंथ दे रहे थे, बिकॉज मैं बहुत हिल गई थी इमोशनली। अब उन्हीं उसी दिन मेरे को मिला, मैंने जल प्रसाद ले लिया बड़े मंदिर से मम्मी के लिए, और मेरे को छोटे मंदिर से डिवाइन प्रसाद भी मिल गया। मैं जब बॉम्बे गई, शायद मुझे दिल्ली सिर्फ इसीलिए बुलाया था महाराज ने कि आप ये चीजें अपनी मम्मी को खिलाने के लिए ले जाओ। तो महाराज ने ऐसे ब्लेसिंग दी कि उसके बाद हम मम्मी को नहीं मिल सके, बिकॉज उनको हमें मिलने नहीं देते थे। बट उनको मैंने जल प्रसाद खिलाया और पिलाया और डिवाइन प्रसाद दिया, और डेफिनेटली महाराज ने अरदास सुनी और उनकी सफरिंग कट शॉर्ट करके उनको ले गए। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि महाराज अगर आपको लाइफ देते हैं तो लाइफ लेते भी हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ब्लेसिंग सिर्फ लाइफ देने में है, कभी कभी उनकी ब्लेसिंग आपकी सफरिंग कट शॉर्ट करने में भी है। सो एटलीस्ट इस केस में तो बहुत क्लियर था, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कैसे महाराज के आगे अरदास करी थी कि महाराज अब उनको और सफरिंग मत करने देना। देन आई थिंक अभी तो टाइम भी हो गया है, चलो। और फिर कौन सा सत्संग, हाँ, एग्जैक्टली 10 साल पहले, अब ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है जो मुझे याद आया। एग्जैक्टली 10 साल पहले मेरे हस्बैंड और मैं एक शादी फैमिली की वेडिंग में थे, और मेरे हस्बैंड जोर से खड़े खड़े बातें कर रहे थे और एकदम जोर से गिरे और एकदम जमीन पे लेटे हुए दिखे। अब ये नहीं पता कि वो अलाइव थे कि नहीं थे, या फेंट हुए थे। लकीली बिल्कुल होटल के सामने एक हॉस्पिटल था, वहां उनको लेके गए तो वहां उनका ये हार्ट, ये ईसीजी चेक करी, वो सब कुछ चेक किया, सब कुछ ही नॉर्मल था। और एकदम जो पता ही नहीं था क्या हो गया, वो एकदम ठीक हो गए। और वो उठ के कहते हैं कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, मुझे क्या हुआ था, मुझे क्या हुआ था। बट मुझे ये पता है कि महाराज ने उनको लाइफ दी थी, एंड इसी तरीके से मेरे हस्बैंड को 4 टाइम्स लाइफ दे चुके हैं महाराज, बार बार उनको संभालते ही हैं। अब बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, एंड शुक्राना इस बात का। सो जय गुरु जी अंकल। अभी सत्संग यहीं पर रोक लेती हूँ, ठीक है जी। शुक्राना शुक्राना।